कल्पना कीजिए हिमालय की सर्द बर्फीली वादियों की। वहाँ चारों तरफ फैली खामोशी और कठोर मौसम के बीच एक ऐसी झाड़ी उगती है जो देखने में बेहद साधारण सी है। हाँ, और अगर कोई उसे पहली बार देखे तो शायद उसे बस एक जंगली पौधा समझकर नजरअंदाज कर दे, क्योंकि वो पूरी तरह से नुकीले कांटों से भरी होती है। बिल्कुल। लेकिन अपने इस कांटेदार आवरण के भीतर ये एक ऐसा रहस्य समेटे हुए है जिसने सदियों से इंसानों को और चिकित्सा जगत को चौंकाया है। आज की इस विशेष गहन चर्चा में हम इसी जादुई लेकिन कांटेदार झाड़ी के इर्द गिर्द अपना अन्वेषण केंद्रित करने वाले हैं। और स्थानीय भाषा में अगर कहें तो इस पौधे को किनगोड़ कहा जाता है। हाँ, किनगोड़। तो आज का हमारा मिशन ये समझना है कि कैसे हजारों साल पुराना पारंपरिक ज्ञान और आज का एकदम आधुनिक विज्ञान दोनों एक ही पौधे की जड़ों के पास आके मिल जाते हैं। हमारे आज के जो स्रोत हैं उनमें चिकित्सा प्रोफाइल्स हैं, शोध पत्र हैं और पारंपरिक ज्ञान का एक बहुत ही दिलचस्प संकलन है। देखिए, इस पौधे का इतिहास ना किसी भी आधुनिक प्रयोगशाला के अस्तित्व में आने से बहुत पहले शुरू हो जाता है। जब हम चिकित्सा इतिहास के पन्नों को पलटते हैं तो ये केवल एक वनस्पति नहीं बल्कि एक जीता जागता खजाना नजर आता है। मैं भी यही सोच रही थी कि कैसे पीढ़ियों से संजोया गया वो ज्ञान जिसे कभी केवल वैद्यों और हकीमों की डायरियों तक सीमित माना जाता था, आज दुनिया भर की अत्याधुनिक प्रयोगशालाओं में अपनी प्रामाणिकता सिद्ध कर रहा है। बिल्कुल, ये एक ऐसा सफर है जहां अनुभव और प्रमाण एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। तो चलिए इस सफर की शुरुआत इसके परिचय से करते हैं। विज्ञान की दुनिया में वनस्पति विज्ञान में इसे बर्बरिस एरिस्टाटा का नाम दिया गया है और ये बर्बिडेसी परिवार का एक प्रमुख हिस्सा है। और अगर इसकी भौगोलिक स्थिति देखें तो ये मुख्य रूप से हिमालयी क्षेत्रों में अपनी जड़ें जमाता है। चाहे उत्तराखंड की घाटियां हों, हिमाचल प्रदेश के पहाड़ हों, जम्मू और कश्मीर के ऊंचे इलाके हों या फिर पाकिस्तान के पहाड़ी क्षेत्र, ये वहां के इकोसिस्टम का बहुत अहम हिस्सा है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये कोई छोटा मोटा गमले में उगने वाला पौधा नहीं है। ये 2 से 4 मीटर ऊंची एक विशाल और बहुत घनी झाड़ी होती है। इस पर पीले रंग के बेहद सुंदर फूल लगते हैं और छोटे छोटे फल भी आते हैं। और इसके नाम भी तो कितने सारे हैं। अंग्रेजी में इसे इंडियन बारबेरी या ट्री टर्मेरिक यानी पेड़ वाली हल्दी कहा जाता है। हाँ, पेड़ वाली हल्दी। और स्थानीय स्तर पर लोग इसे दारू हल्दी, चित्रा या दारू हरिद्रा के नाम से भी जानते हैं। इसे देखकर मुझे ऐसा लगता है जैसे प्रकृति ने एक कांटेदार रक्षक तैयार किया है, मतलब कांटों की एक मजबूत दीवार जिसका एकमात्र उद्देश्य इसके भीतर छुपे सुनहरे खजाने की रक्षा करना है। सुनहरे खजाने से आपका मतलब इसकी चटक पीली जड़ों और छाल से है ना? बिल्कुल, वही तो इसका असली खजाना है। यहाँ जो बात सबसे अधिक आकर्षित करती है वो ये है कि वो पीला रंग ही असल में इसके औषधीय गुणों का पहला संकेत है। औषधीय वनस्पति बाजार में इस सुनहरे खजाने की मांग सच में कल्पना से कहीं अधिक है। मतलब ये सिर्फ कोई स्थानीय स्तर का व्यापार नहीं है, एकदम नहीं। ये कोई छोटी मोटी जड़ी बूटी बेचने वाली बात नहीं है। हर साल हिमालय के जंगलों से लगभग 500 से 1000 टन तक किंगोड़ का वाणिज्यिक व्यापार होता है। बाप रे, 500 से 1000 टन, ये तो बहुत बड़ी मात्रा है। हाँ, और इसकी जड़ें, तने की छाल और यहाँ तक कि इसके फल, हर एक हिस्से का भारी आर्थिक और औषधीय मूल्य है। आप कह सकती हैं कि एक पूरा का पूरा उद्योग इसे कांटेदार झाड़ी पर टिका हुआ है। इतनी बड़ी मात्रा में इसका जंगलों से निकाला जाना सच में ये सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर इस झाड़ी के भीतर ऐसा क्या है। ठीक है, तो आइए इसे गहराई से समझते हैं। अगर हम इसके उपयोग के इतिहास में उतरें तो आयुर्वेद, यूनानी चिकित्सा पद्धति और पीढ़ियों से चले आ रहे स्थानीय वैद्यों के ज्ञान में इसे एक चमत्कारी औषधि का दर्जा मिला हुआ है। और पारंपरिक चिकित्सा में इसके इस्तेमाल का एक बहुत ही विशेष तरीका बार बार सामने आता है, जिसे रसौट कहा जाता है। हाँ, मैंने स्रोतों में रसौट के बारे में पढ़ा। रसौट बनाने की प्रक्रिया अपने आप में बहुत दिलचस्प लगी मुझे। बिल्कुल, रसौट तैयार करना ना एक तरह की प्राचीन फार्मास्यूटिकल प्रक्रिया है। इसमें किंगोड़ की जड़ों और छाल को पानी में डालकर घंटों तक धीमी आंच पर उबाला जाता है। और ये तब तक चलता है जब तक कि पानी पूरी तरह से वाष्पीकृत न हो जाए ना? सही कहा। आखिर में बर्तन में केवल एक बहुत ही गाढ़ा चिपचिपा रस या पेस्ट बच जाता है। अगर इसे कुकिंग की भाषा में समझें तो ये एक अत्यधिक केंद्रित रिडक्शन है। पौधे के सभी सक्रिय तत्व उस पेस्ट में संकुचित हो जाते हैं। और ये जो रसौट है
ये सदियों से एक पारंपरिक एंटीसेप्टिक और बहुउद्देशीय औषधि के रूप में इस्तेमाल होता आ रहा है। लेकिन मुझे जो बात सबसे ज्यादा हैरान कर रही है वो ये है कि इसके उपयोग का दायरा किसी एक बीमारी तक सीमित नहीं है। मतलब ये सिर से लेके पैर तक की बीमारियों में काम आ रहा है। यही तो पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों की सबसे बड़ी खासियत है। उनका जो होलिस्टिक अप्रोच या समग्र दृष्टिकोण होता है, वो शरीर को अलग अलग हिस्सों की मशीन की तरह नहीं, बल्कि एक जुड़े हुए तंत्र की तरह देखता है। जैसे अगर हम लिवर की बात करें तो पीलिया जैसे गंभीर रोगों में इसका उपयोग लिवर की रक्षा के लिए किया जाता है। आयुर्वेद में तो इसे स्पष्ट रूप से मौसन रोग निवारक कहा गया है। मौसन यानी पीलिया। हाँ, ऐसा माना जाता है कि यह लिवर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने में बहुत मदद करता है। इसके अलावा मधुमेह या डायबिटीज को नियंत्रित करने में भी इसका बहुत लंबा इतिहास रहा है। पारंपरिक ज्ञान यह मानता है कि इसका नियमित उपयोग रक्त शर्करा को स्थिर रखने में सहायक है। और सिर्फ यही नहीं, यूनानी चिकित्सा में एक और बहुत ही जटिल स्थिति जिसे खूनी बवासीर या ब्लीडिंग पाइल्स कहते हैं, उसके इलाज में किन्गौर के चूर्ण या रसौट को एक प्रमुख उपचार माना गया है। यह रक्तस्राव को रोकने और सूजन को कम करने का काम करता है। इसके साथ ही त्वचा के रोगों और बाहरी घावों पर भी इसका असर देखने लायक है। दाद हो, खुजली हो या त्वचा पर होने वाले फोड़े फुंसी हो, वहां रसौट का पेस्ट सीधा लगाया जाता है। स्रोतों में एक और बहुत ही दिलचस्प बात थी। अगर किसी को कोई गहरा घाव हो जाए तो इसकी छाल का रस उस घाव पर लगाने से संक्रमण वहीं का वहीं रुक जाता है। हाँ, क्योंकि यह एक प्राकृतिक एंटीसेप्टिक है। और क्या आपने आंखों वाले उपयोग के बारे में पढ़ा? हाँ, वो भी बहुत हैरान करने वाला था। किनगुड़ का उपयोग आंखों की देखभाल के लिए भी किया जाता रहा है। तुलसी के पत्तों और कुछ अन्य फूलों के साथ किनगुड़ का हल्का काढ़ा बनाकर उस पानी से आंखों को धोने की परंपरा है। बिल्कुल, ऐसा माना जाता है कि इससे आंखों की जलन, लालिमा दूर होती है और रोशनी भी बढ़ती है। इसके अलावा जोड़ों के दर्द और गठिया की सूजन में भी यह राहत पहुंचाता है। मतलब ये तो सच में एक ऑलराउंडर पौधा है। मैंने तो यहाँ तक पढ़ा कि पारंपरिक रूप से इसे सांप या बिच्छू के डंक मारने पर भी इस्तेमाल किया जाता रहा है। सही पढ़ा आपने। आयुर्वेद में बीमारियों को वात, पित्त और कफ दोषों के असंतुलन के रूप में देखा जाता है। किंगोड़ के बारे में कहा जाता है कि यह वात और कफ को शांत करता है और साथ ही यह रक्त के दोषों को हरने वाला यानी एक प्राकृतिक ब्लड प्यूरिफायर भी माना गया है। तो जब कोई एक पौधा इतने विविध प्रकार के रोगों में असरदार साबित होता है, त्वचा के संक्रमण से लेकर लिवर की सूजन और रक्त शर्करा तक, तो यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। क्योंकि जब आधुनिक विज्ञान ने अपनी दूरबीन और माइक्रोस्कोप के नीचे इस पौधे को रखा तो उन्हें असल में क्या मिला? रासायनिक स्तर पर इस पौधे का विश्लेषण करने पर जो परिणाम मिले वे विज्ञान के लिए किसी आहा मोमेंट से कम नहीं थे। मतलब उन्होंने जो देखा वो अद्भुत था। आखिर इसके भीतर ऐसा कौन सा रसायन काम कर रहा है जो इसे इतना शक्तिशाली बनाता है? इसके भीतर ना जटिल रसायनों का एक पूरा स्पेक्ट्रम मौजूद है। तकनीकी भाषा में इन्हें प्रोटोबेर्बेरिन और बेसिजोक्विनोलिन एल्कलॉइड्स कहा जाता है। लेकिन इन सब में जो सबसे बड़ा सुपरस्टार है वो यौगिक है बर्बेरिन। बर्बेरिन तो यही वो मुख्य पीला रंग द्रव्य है जो किंगोड़ की जड़ों में प्रचुर मात्रा में होता है और इसे वो विशिष्ट सुनहरा रंग देता है। बिल्कुल, बर्बेरियन ही वो मुख्य कड़ी है जो प्राचीन काल के दावों और आज के आधुनिक साक्ष्यों को एक साथ जोड़ती है। लेकिन ये बर्बेरिन शरीर के भीतर जाकर असल में काम कैसे करता है? विशेष रूप से जब हम मधुमेह या डायबिटीज की बात करते हैं तो ये रक्त शर्करा को कैसे नियंत्रित कर लेता है? श्रोताओं के लिए जानना बहुत रोचक होगा। इसे समझने के लिए हमें थोड़ा शरीर की कोशिकाओं के भीतर झांकना होगा। आधुनिक शोध ने यह खोज निकाला है कि बर्बेरिन शरीर में AMP के मार्ग को सक्रिय करता है। अंग्रेजी में इसे AMP एक्टिवेटेड प्रोटीन काइनीज पाथवे कहते हैं। ये सुनने में थोड़ा तकनीकी लग रहा है। क्या हम इसे थोड़ा और सरल बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। मान लीजिए कि हमारी कोशिकाएं एक तरह की फैक्ट्रियां हैं और ये जो AMP है वो उस फैक्ट्री का एनर्जी मास्टर स्विच या कह लीजिए कि सुपरवाइजर है। अच्छा, तो जब शरीर में ऊर्जा कम होती है तो ये सुपरवाइजर एक्टिव हो जाता है। बिल्कुल उसी तरह जब बर्बेरिन शरीर में जाता है तो वो इस AMP के स्विच को चालू कर देता है। जैसे ही ये स्विच चालू होता है, कोशिकाओं की इंसुलिन के प्रति संवेदनशीलता बढ़ जाती है। तो मतलब कोशिकाएं रक्त प्रवाह से तेजी से ग्लूकोज को खींचना शुरू कर देती हैं ताकि ऊर्जा बनाई जा सके। एकदम सही। और इसका सीधा परिणाम ये होता है कि रक्त में शर्करा का स्तर तेजी से नीचे आने लगता है और नियंत्रित हो जाता है। ये कार्यप्रणाली ठीक वैसी ही है जैसे आज के समय की कई एडवांस्ड मधुमेह की दवाएं काम करती हैं। ये तो वाकई अद्भुत है।
मतलब सैकड़ों साल पहले जब किसी वैद्य ने अपने मरीज को किंगोड़ का काढ़ा पिलाया होगा तो जाहिर है उन्हें एएमपी के मार्ग या इंसुलिन संवेदनशीलता जैसे तकनीकी शब्दों का कोई ज्ञान तो नहीं रहा होगा, लेकिन उन्हें इसके सटीक प्रभाव की पूरी समझ थी। यही तो पारंपरिक ज्ञान की ताकत है। और देखिए, ये बेरबेरिन सिर्फ मधुमेह तक ही सीमित नहीं है। आधुनिक क्लिनिकल परीक्षणों में पाया गया है कि ये हेपेटोप्रोटेक्टिव है। हेपेटोप्रोटेक्टिव यानी ये लिवर को जहरीले तत्वों और विषाक्तता से बचाता है। हाँ, जो पीलिया के उस पुराने पारंपरिक इलाज की एकदम सीधी वैज्ञानिक पुष्टि है। लिवर के अलावा बेरबेरिन एक बहुत ही शक्तिशाली एंटी इन्फ्लेमेटरी यानी सूजन रोधी एजेंट भी है। शरीर के भीतर की सूजन कई गंभीर बीमारियों की जड़ होती है। और सूजन को कम करने का ये गुण स्पष्ट करता है कि क्यों किंगोड़ गठिया और जोड़ों के दर्द में इतना प्रभावी रहा है। स्रोतों में ये भी था कि ये एंटीमाइक्रोबियल है, यानी बैक्टीरिया, फंगस और वायरसों के खिलाफ भी लड़ता है। यही कारण है कि बाहरी घावों और त्वचा के संक्रमण पर इसका रस लगाने से इतनी जल्दी आराम मिलता है। और आधुनिक विज्ञान तो यहां तक कहता है कि इसमें एंटीऑक्सीडेंट, कार्डियोप्रोटेक्टिव और इम्यूनोमॉड्यूलेटरी गुण भी हैं, जो कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं और इम्यूनिटी को संतुलित करते हैं। इनका है या इस झाड़ी में कुछ और भी है जो इसके असर को बढ़ाता है? आपने बहुत सही सवाल पूछा। दिलचस्प बात यह है कि बबरन अकेला काम नहीं करता। पौधे के भीतर टैनिन, रेजिन और भी कई अल्कलॉइड्स और फ्लेवोनॉइड्स होते हैं, जैसे रूटीन और क्वेसेटिन। तो क्या ये सब मिलकर एक साथ काम करते हैं? बिल्कुल। आधुनिक शोध साबित कर रहा है कि जब बबरन इन अन्य प्राकृतिक यौगिकों के साथ मिलता है तो एक कॉकटेल प्रभाव पैदा होता है। ये सभी यौगिक एक साथ मिलकर एक दूसरे की शक्ति को कई गुना बढ़ा देते हैं। इसीलिए अक्सर पौधे का प्राकृतिक अर्क किसी एक सिंथेटिक रसायन से अधिक प्रभावी और संतुलित साबित होता है। एकदम सही। तो इस पूरी वैज्ञानिक व्याख्या को सुनने के बाद तो कोई भी सोचेगा ना कि ये पौधा सच में एक संजीवनी बूटी है। जब ये मधुमेह, लिवर, सूजन सब पे काम कर रहा है तो क्यों ना इसे बस अपनी रोजमर्रा की दिनचर्या का हिस्सा बना लिया जाए। तो इस सब का असल मतलब क्या है? क्या हम इसे ऐसे ही इस्तेमाल कर सकते हैं? यहीं पर हमें थोड़ा सावधान होने की जरूरत है। ज्ञान तभी मूल्यवान है जब उसे सही तरीके से लागू किया जाए। प्राकृतिक होने का मतलब हमेशा 100% सुरक्षित होना नहीं होता है। हाँ, क्योंकि अगर ये पौधा इतनी शक्तिशाली दवा है तो इसके दुष्प्रभाव भी उतने ही शक्तिशाली हो सकते हैं। स्रोतों में साफ लिखा है कि इसकी आंतरिक खुराक बहुत ही सीमित होनी चाहिए। केवल 1 से 2 ग्राम जड़ का चूर्ण ही सुरक्षित माना गया है। बिल्कुल। औषधि और विष के बीच का अंतर अक्सर केवल खुराक की मात्रा पर ही निर्भर करता है। अगर कोई बिना सोचे समझे अधिक मात्रा में इसका सेवन कर ले तो उसे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल असुविधा, उल्टी और दस्त जैसी स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। और ये चेतावनी सिर्फ खुराक तक सीमित नहीं है। कुछ विशेष परिस्थितियों में तो इसका सेवन पूरी तरह से वर्जित है। जैसे गर्भवती महिलाओं को इसे सख्त रूप से मना किया गया है। हाँ, यूनानी फार्माकोपिया और आयुर्वेद दोनों में ही ये वर्जित है, क्योंकि ये गर्भाशय को उत्तेजित कर सकता है। आयुर्वेद में इसे उन लोगों के लिए भी मना किया गया है जिनमें पित्त दोष बहुत अधिक प्रबल होता है। एक और बहुत गंभीर चेतावनी जो स्रोतों में थी वो नवजात शिशुओं से जुड़ी थी, विशेष रूप से उन बच्चों के लिए जिनमें G6PD एंजाइम की कमी होती है। G6PD यानी ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस। ये एंजाइम लाल रक्त कोशिकाओं को टूटने से बचाता है। अगर किसी बच्चे में इसकी कमी है और उसे बर्बेरिन दे दिया जाए तो कोशिकाएं तेजी से नष्ट होंगी, जिससे जानलेवा पीलिया हो सकता है। ये तो बहुत ही खतरनाक हो सकता है। और क्या उन लोगों के लिए भी कोई जोखिम है जो पहले से ही आधुनिक अंग्रेजी दवाइयां ले रहे हैं? बहुत बड़ा जोखिम है। चिकित्सा विज्ञान में इसे ड्रग इंटरैक्शन कहते हैं। बर्बेरिन हमारे लिवर में मौजूद CYP450 नामक एंजाइमों की कार्यप्रणाली को प्रभावित करता है। CYP450? हाँ, इसे ऐसे समझें कि ये शरीर में एक ट्रैफिक पुलिस वाले की तरह है, जो तय करता है कि कौन सी दवा कितनी देर शरीर में रहेगी और कब बाहर निकलेगी। बर्बेरिन इस पुलिस वाले के काम में दखलंदाजी करता है। ओहो, तो मतलब अगर कोई मधुमेह की दवा ले रहा है और साथ में किंगोड़ भी लेना शुरू कर दे तो क्या होगा? तो वो दवाएं या तो शरीर में बहुत अधिक जमा होकर विषाक्तता पैदा कर देंगी या उनका असर बिल्कुल खत्म हो जाएगा। इसलिए किडनी या लिवर की गंभीर बीमारियों में बिना डॉक्टर की सलाह के इसे बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। अब समझ आया कि क्यों पारंपरिक वैद्य खुराक और तासीर को लेकर इतने सख्त होते थे। खैर,
अब जब हमने इसके गुणों और प्रभावों पर बात कर ली है, तो हमें एक बहुत बड़े संकट पर भी ध्यान देना होगा, जो इसके संरक्षण से जुड़ा है। हमने शुरू में कहा था कि हर साल 1000 टन तक किनगौड़ निकाला जाता है। अगर हम इसे व्यापक परिप्रेक्ष्य से जोड़कर देखें तो ये निष्कर्षण की प्रक्रिया ही सबसे बड़ी चिंता है, क्योंकि किनगौड़ के गुण इसकी जड़ों में होते हैं। इसका मतलब है कि जब इसे निकाला जाता है तो पूरे के पूरे पौधे को जड़ों सहित उखाड़ लिया जाता है। बिल्कुल। और एक बार जड़ उखड़ गई तो पौधा वहीं खत्म हो गया। हिमालय का पारिस्थितिकी तंत्र बेहद नाजुक है। अगर इसी अंधाधुंध गति से पौधों को उखाड़ा जाता रहा तो यह प्रजाति विलुप्ति के कगार पर पहुंच जाएगी। भारत से लेकर चीन तक इसके व्यापारिक मार्ग फैले हुए हैं। और जब जंगल से कोई प्रजाति खत्म होती है तो उस पर निर्भर पूरा इकोसिस्टम प्रभावित होता है। इसीलिए स्रोतों में बार बार सतत संग्रहण या सस्टेनेबल हार्वेस्टिंग और खेती को बढ़ावा देने की बात कही गई है। क्योंकि अगर हमें पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली का भविष्य सुरक्षित रखना है तो हमें सिर्फ जंगलों के दोहन पर निर्भर रहना बंद करना होगा। तो आज के इस अन्वेषण में हमने हिमालय की खामोश वादियों से लेकर आधुनिक प्रयोगशालाओं के शोर तक का सफर तय किया। हमने देखा कि कैसे किनगौड़ जैसी साधारण सी कांटेदार झाड़ी अपने बर्बेरिन के कारण आज विज्ञान के रडार पर है। पीलिया से लेकर डायबिटीज तक इसका प्रभाव अचूक है, लेकिन प्राकृतिक का मतलब हमेशा निर्दोष नहीं होता, ये भी हमने समझा। बिल्कुल। और इस चर्चा के अंत में एक विचार जो हमें अपने साथ ले जाना चाहिए वो ये है कि आज जब आधुनिक विज्ञान हमारे प्राचीन परंपरागत ज्ञान पर मुहर लगा रहा है तो हम इन जीवनदायिनी जड़ी बूटियों का दोहन पहले से कहीं अधिक कर रहे हैं। ये तो सोचने वाली बात है। क्या ये संभव है कि बेहतर स्वास्थ्य की हमारी इस अंधी दौड़ में हम उन जंगलों को ही नष्ट कर दें जो भविष्य की महामारियों का इलाज अपने भीतर छिपाए बैठे हैं? अगली बार जब कोई किसी जंगली झाड़ी को देखे तो उसे सोचना चाहिए कि क्या ये सिर्फ एक खरपतवार है या कल के चिकित्सा विज्ञान का कोई अनसुलझा रहस्य।